नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय आधुनिक लोकतंत्र के सबसे अहम और सच कहें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले उपकरणों में से एक पर है। द ट्रस्ट पैराडॉक्स, यानी भरोसे का विरोधाभास। यह नाम बिल्कुल सटीक बैठता है ना। एक तरफ हमारे पास ऐसी तकनीक है जो चुनाव प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज और आसान बनाती है, और दूसरी तरफ पूर्ण पारदर्शिता की मांग भी है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर की तकनीकी दुनिया, इसके कड़े सुरक्षा इंतजामों और इससे जुड़ी वैश्विक बहसों को डिकोड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के दौरान कुछ प्रमुख पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। सबसे पहले डीआरए मशीन का तंत्र समझेंगे, फिर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, इसकी संभावित कमजोरियां और हैकिंग की थ्योरी। फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में बैलेट पेपर की वापसी हो रही है। इसके बाद नए पहचान मानकों की बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि जनता का इस पर कितना विश्वास है। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, डीआरई मशीन तंत्र, और समझते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है। आधुनिक चुनावों के केंद्र में एक भारी भरकम तकनीकी शब्द अक्सर सुनाई देता है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक, या शॉर्ट में कहें तो डीआरई मशीन। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी कागज के सीधे एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस का उपयोग करके वोटों को दर्ज करता है और उनका मिलान करता है। जरा सोचिए, इन्हें उन पुराने और धीमे कागजी मतपत्रों को हटाने के लिए ही तो लाया गया था, ताकि नतीजों में गजब की तेजी और बिल्कुल सटीक परिणाम मिल सकें। खासकर उन जगहों पर जहां एक ही मतपत्र पर कई सारे उम्मीदवार होते हों, वहां जल्द परिणाम देने के लिए इसका इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। अब एक वोट का पूरा जीवन चक्र कैसे आगे बढ़ता है, ये कई क्रमिक चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक ही व्यक्ति बार बार वोट ना डाल सके, इसे रोकने के लिए चुनाव अधिकारी मशीन को इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद मतदाता टच स्क्रीन पर जाकर अपना पसंदीदा विकल्प चुनते हैं। और हाँ, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि वोट फाइनल करने से पहले मतदाता अपना विचार बदल भी सकते हैं। एक बार वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज हो गया तो सारा का सारा डेटा एक बेहद सुरक्षित मेमोरी कार्ड में जाकर सेव हो जाता है। और सच मानिए, इस पूरी प्रक्रिया के अंत में ये मेमोरी कार्ड ही वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे फाइनल नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बस ठीक यहीं से वो मूल विरोधाभास पैदा होता है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। एक तरफ इसके एकदम स्पष्ट फायदे हैं, जैसे पलक झपकते ही परिणाम आना और अलग अलग तरह के विकलांग मतदाताओं के लिए इसका आसान इस्तेमाल। लेकिन दूसरी तरफ इसके तकनीकी जोखिम भी हैं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह होती है कि आम जनता इन मशीनों के सोर्स कोड को नहीं देख सकती। देखिए, प्रत्येक चुनाव से पहले इन मशीनों में सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है, और यह चिंता हमेशा बनी रहती है कि कहीं कोई प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी या त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो किसी उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या वास्तविक वोटों से बिल्कुल अलग हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और इसके भौतिक प्रोटोकॉल। मतदान खत्म होने से लेकर मतगणना के दिन तक सुरक्षा का एक बेहद कड़ा चक्र लगातार काम करता है। ये प्रक्रिया केवल एक कमरे पर ताला लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव शुरू होने से बहुत पहले ही मॉक पोल यानी डमी वोटिंग करवाई जाती है, ताकि मशीन की सत्यता को परखा जा सके। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मशीन को स्ट्रांग रूम तक ले जाने और कमरे को सील करने की हर एक प्रक्रिया में उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर बिल्कुल अनिवार्य होते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी गुप्त तरीके से न हो रहा हो। खैर, इतने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद विवादों का सामने आना कोई नई बात नहीं है। उदाहरण के लिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंधमारी और हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इसके जवाब में चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट किया कि मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और सीलबंद थे, और गड़बड़ी की खबरें पूरी तरह से निराधार थी। यह घटना हमें क्या बताती है? यही कि प्रक्रिया चाहे कितनी भी पारदर्शी क्यों ना हो, राजनीतिक अविश्वास का एक तत्व हमेशा मौजूद रहता है। आइए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, इस सिस्टम की संभावित कमजोरियां और हैकिंग का मुद्दा। आधिकारिक दस्तावेजों और रिपोर्ट्स में दर्ज कुछ बहुत ही विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान देना यहां बेहद जरूरी है। ये साबित हो चुका है कि नियंत्रित लैबोरेटरी कंडीशन में इन मशीनों को सफलतापूर्वक हैक किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग त्रुटियों का एक अंतर्निहित जोखिम हमेशा बना रहता है। और हाँ, भौतिक छेड़छाड़ के मामले भी यदाकदा सामने आ ही जाते हैं। पश्चिम बंगाल के फलता में हुआ चर्चित ईवीएम टेप कांड इसका एक उदाहरण है।
वहां शिकायत मिली थी कि एक विशेष पार्टी के बटन के आगे टेप लगा दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग की जांच में ऐसी 77 में से 23 शिकायतों की पुष्टि भी हुई थी, जिसके बाद दोबारा मतदान करवाने जैसे कड़े कदम उठाए गए। इस पूरी गर्मागर्म बहस में एक तथ्य जो थोड़ा हैरान करने वाला और काफी दिलचस्प भी है, वो ये है कि जहां पूरे देश में आम चुनावों के लिए ईवीएम का धड़ल्ले से उपयोग होता है, वहीं भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में आज भी पूरी तरह से पुराने कागजी मतपत्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, ये मैनुअल वोटिंग भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं है। वोट डालने से पहले सांसदों को बाकायदा कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कहीं गलती से उनका वोट ही अवैध ना हो जाए। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि कोई भी चुनाव प्रणाली, चाहे वो डिजिटल हो या पूरी तरह से मैनुअल, 100% आसान या त्रुटिहीन नहीं है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, कागजी मतपत्रों की ओर बढ़ता वैश्विक रुझान। ये वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन सच में बहुत ध्यान खींचने वाला है। एक ओर हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली है जो सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अपनी निर्भरता को लगातार और विस्तार दे रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश हैं जो जनता के विश्वास की कमी और सुरक्षा चिंताओं के कारण वापस पुराने कागजी मतपत्रों की ओर लौट रहे हैं। आजकल होने वाली राजनीतिक चर्चाओं और डिबेट्स में अक्सर इस विपरीत रुझान का प्रमुखता से हवाला दिया जाता है। इस पूरी वैश्विक बहस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जर्मनी के एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले में कैद है। जर्मनी के संघीय संवैधानिक न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा मशीनों के साथ चुनाव की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनता द्वारा उनकी निगरानी नहीं की जा सकती। इस एक फैसले ने चुनाव प्रक्रिया को भौतिक रूप से सत्यापित करने के जनता के अधिकार को सर्वोपरि रखा। और सच कहें तो डिजिटल सिस्टम के सामने यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और देखा जाए तो ये वैश्विक संदेह लगातार फैलता ही जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने अपने एक बयान में इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला कि उनकी एजेंसी को कुछ ईवीएम में ऐसी खामियों के प्रमाण मिले हैं जो हैकिंग के जरिए पूरे वोट को ही पलट सकती हैं। अमेरिका की इन शीर्ष खुफिया एजेंसियों के इस बयान ने डिजिटल वोटिंग सुरक्षा पर चल रही इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय बहस को बहुत ज्यादा गंभीर और वजनदार बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, मतदाता पहचान के नए मानक। अब देखिए, वोट पड़ने की नौबत तो बाद में आती है, उससे पहले ही शुरुआती सिस्टम को कड़ा किया जा रहा है। भारत में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और डुप्लीकेट मतदाताओं की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वोटर आईडी को सीधे आधार कार्ड से जोड़ने की एक बहुत बड़ी पहल की है। अब जरा इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां हाल ही में एक नए आदेश के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का एकदम ठोस प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट देना अनिवार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही विशाल लोकतांत्रिक देश अपने अपने तरीकों से वोटिंग से पहले की सुरक्षा को बेहद मजबूत करने में लगे हुए हैं। और अब आते हैं हमारे अंतिम और छठे हिस्से पर, जनता का विश्वास और सर्वेक्षण। इन सारी बहसों के बीच एक हालिया सर्वेक्षण के आंकड़े काफी चौंकाने वाले और बेहद सकारात्मक हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए एक बहुत ही व्यापक सर्वेक्षण में सामने आया है कि 83.61% नागरिकों ने ईवीएम को पूरी तरह से विश्वसनीय माना है। जरा सोचिए, वैश्विक स्तर पर उठ रहे तमाम सवालों, शंकाओं और बहसों के बावजूद भारत के भीतर आम जनता के बीच इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लेकर विश्वास का यह स्तर सचमुच बहुत ही ऊंचा है। और इस ऊंचे भरोसे के पीछे का एक बड़ा कारण ये विशाल आंकड़ा भी है। संसद में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार साल 2004 में पहली बार ईवीएम लाए जाने के बाद से लेकर अब तक 16,000 से भी अधिक मशीनों का वीवीपैट परिणामों के साथ मिलान किया जा चुका है। और सबसे खास बात, इसमें एक भी मिसमैच या त्रुटि नहीं पाई गई है। ये इतने बड़े पैमाने पर ऑडिट की सफलता का एक ऐसा आंकड़ा है जो इस प्रणाली की सटीकता के पक्ष में एक बेहद मजबूत तर्क खड़ा करता है। हालांकि इस विश्वास को यूं ही बनाए रखने के लिए कानूनी निगरानी भी लगातार जारी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा पूरी तरह सतर्क रहता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर गहराई से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की बारीक जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर लगातार विचार करता रहता है। इसका एक ही उद्देश्य है, पारदर्शिता से किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना हो।
और इसी के साथ आज का ये गहन विश्लेषण समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वैश्विक स्तर पर उठ रही ये तमाम चिंताएं दुनिया को वापस उन पुराने कागजी मतपत्रों की ओर ले जाएंगी, या फिर ये डिजिटल वोटिंग सिस्टम ही हमारे भविष्य का स्थायी और अंतिम सच है? तकनीकी सुविधा और पूर्ण पारदर्शिता के बीच का ये नाजुक संतुलन शायद आज के लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस पूरी जानकारीपूर्ण यात्रा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस अहम सवाल पर विचार करना तो बनता है।